नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत करते हैं इस अनस्टेबल बीइंग्स नाम के चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वीडियो है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। और ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही समझने लायक, समझने योग्य है। अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़िए और कोशिश यही रहेगी कि पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अच्छे से समझा पाएँ और जो भी इससे संबंधित बातें हैं वो इंटरेस्ट के साथ आप समझ पाएंगे। चूँकि जो है इस वीडियो में वो सभी चीज़ों को कंबाइंड करके हमने लिखा हुआ है, इसमें बनाया हुआ है। इस वीडियो में पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे बाकायदे तरीके से अच्छे से समझा गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और इस वीडियो में एक हम वादा ये करते हैं, वादा समझिए या फिर हमारा भरोसा है कि इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कोई डाउट नहीं रह पाएगा आपके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें जो है एक चीज़ डाउट आ सकता है, क्योंकि हम डाउट से ही क्वेश्चंस समझाना हमको सही लगता है। तो डाउट को पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किन तरह के सेंटेंसेस आते हैं, क्या होता है, वो सेंटेंस से ही संबंधित है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसमें सेंटेंसेस किस टाइप के आते हैं वही डिफाइन करेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। तो इसमें जो है रोज होने वाले काम होते हैं, होने वाले काम, इसमें रोज होने वाले काम को लिया जाता है। दूसरा थिंग होता है, इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं हैबिट, हैबिचुअल एक्शन। इसमें जो है हैबिचुअल एक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। जितने भी हैबिट से संबंधित बातें रहेंगी उनको भी इसमें लिया जाता है। इनका एग्जाम्पल भी समझेंगे। इसके बाद इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें जिन तरह के सेंटेंसेज आते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के सेंटेंसेज आते हैं, वो भी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो इनमें जो है एक टाइप्स के सेंटेंसेस को देखा जाता है। जैसे अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लें जिसके थ्रू हम लोग समझ पाएँ कि किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो आइए समझते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। इसमें अगर ये सेंटेंस आया कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई गो टू स्कूल डेली। ये हुआ इसका सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेट किया हम लोग इंग्लिश में, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग ये बन करके निकला। फिर सेकेंड थिंग है कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। अगर इसको लिखा जाएगा तो पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख देते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, इसका होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया।
इन दोनों सेंटेंसेस में यही चीज़ हम लोग को मिलेगा जो जनरल लाइफ में यूज होता है। सामान्य तरीका से कोई चीज़ बोला जाए, रोज काम होने वाला हैबिचुअल एक्शन, इन तरह के सेंटेंसेस को देख लिया गया। फिर इसी तरीके से ये आ गया कि सूरज पूरब से निकलता है, तो इसका भी है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल ट्रूथ का है, और ये एग्जाम्पल है हैबिचुअल एक्शन का। इन तरह के सेंटेंसेस को आपको मिलेगा, इन तरह के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा। तो जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस को फेस करना पड़े तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, जो कि ये रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, ठीक है, जनरल लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हो गए। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग समझते हैं। एक मिनट, ये भींगा नहीं है, रोक करके वीडियो भीगाना पड़ेगा। चलिए, तो इसके आगे हम लोग ये समझेंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हम लोग समझ चुके हैं। तो इसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। ऐसा क्या थिंग्स होते हैं जिनको हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस यानी वाक्य है। समझते हैं। बाहर की आवाज अगर आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहते हैं। एक मिनट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जो ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश, और इसको थोड़ा सा हम लोग इंट्रो समझें इसका। इनमें जो है वो बेसिक था, उससे जान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किन तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो उसी टाइप के, जो कि सार्वभौमिक सत्य हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, इन तरह के सेंटेंसेस को देखने को मिलेगा हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंसेस देखने को मिल तो रहा है, लेकिन उसको पहचानने के लिए कुछ ऐसे हैं शब्द जिनसे हम लोग जान पाएंगे। तो जानिए कि किन वर्ड्स को जानने से, देखने से, समझने से हम लोग जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो लास्ट में क्या आने वाला है? ता है, ती है, ते हैं। इन तरह के वर्ड्स अगर लास्ट में मिले तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे ता है, ती है, ते है ना, ते हो, ती हूँ, ता हूँ। तो इन टाइप्स के जो वर्ड्स हैं, जो कि एक सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे समझते हैं कि चूंकि हम लोग को पहले ही हम लोग समझे हैं कि इसमें जब भी हम लोग देखेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ से लेकर के हैबिचुअल एक्शन से लेकर के जनरल लाइफ में यूज होने वाले अधिकतर सेंटेंसेज, मतलब अधिकतर क्या, इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है। देखिए, ये तो मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड रहेगा तब। किससे रिलेटेड? वो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, जनरल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस, उनको देखा जाए तो उन्हीं टाइप्स के सेंटेंसेस को मिला, यानी वो कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए। लास्ट में ये वर्ड ही होने से सब कुछ नहीं होगा, वो कॉन्टेक्स्ट उस सेंटेंस में मिलना चाहिए। जैसे हमको मिला राम स्कूल जाता है, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट ये मिल रहा है कि वो एक हैबिचुअल एक्शन की तरह है सेंटेंस, जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि वो काम वो कंटिन्यू करता रहता है। ठीक बात। और चूंकि इसमें ता है लास्ट में, मिल गया, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जो हम लोग समझे थे उसके थ्रू हम लोग ये जान पाए कि ये तो ता है, ती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग समझ पाए कि राम स्कूल जाता है, वो एक तरह का हैबिचुअल एक्शन जनरल लाइफ हैबिट में
वर्ड हैबिट में ये सेंटेंसेस मिलती हैं। हैबिट में वो है काम, जैसे स्कूल जाना एक हैबिट में काम है। ठीक है, आते हैं देखते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए, राम गोज टू स्कूल। अब एक चीज समझते हैं हम लोग कि ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, कैसे समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि इससे संबंधित क्या रूल्स होते हैं, ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम लोग इसको बना पा रहे हैं इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेट इंग्लिश में कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मिटाना पड़ेगा हमको। देखिए, इसको जानने के लिए हम लिखे हैं, एक बार और इसको समझा दें कि ये ता है, ती है, ते है मिलेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है। स्टार्टिंग में हम जो बताए हैं, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड वर्क और जनरल लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, उन सभी सेंटेंसेस को इनमें मिलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए भूल रहे थे, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम लोग समझे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी इस टाइप के टेंसेज में मिलता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस में मिलता है। देखिए एग्जाम्पल कई ठो आ जाएंगे, लेकिन हमको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। कोशिश यही है कि कम से कम समय में हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएँ, अच्छे से आप समझ पाएँ। ठीक है ना, चलिए चलिए समझते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ समझने की कोशिश करें हम लोग कि इसका ऐसा क्या थिंग है जिसके हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि ये जो है, देखिए समझते हैं, बात से कम काम ज़्यादा। इसका जो है, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इनमें 4 तरह के सेंटेंसेस को देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसके सेंटेंस को तो 4 तरह के सेंटेंसेस को देखने को मिलेगा। पहला वो जो कि जनरल लाइफ में यूज तो हो रहा है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, एक टाइप का सेंटेंस। दूसरा टाइप का सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, प्रश्न पूछते हुए एक सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस है, मैं स्कूल कब जाता हूँ, चौथा सेंटेंस है। और एक और स्कूल है, एक और सेंटेंस है जो कि ये रहेगा कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस। तो इन चारों पांचों टाइप के सेंटेंसेस जो भी हैं, उन्हीं के आधार पर हमको सेंटेंसेस के टाइप्स को देखने को मिलता है, जो कि क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन तरह के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है। ये WH वर्ड भी लास्ट में होता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को, WH फैमिली जो होता है, उन तरह के सेंटेंसेस को भी कंसीडर करने को मिलता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला थिंग और कैसे बनता है ट्रांसलेशन, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम समझे कि 4 तरह के सेंटेंसेस को देखने को मिलेंगे, 4 से 5 6। ये बोले नहीं है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ ये नॉर्मल टाइप का सेंटेंस हुआ, इसमें नहीं है, नॉट नहीं है, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न वाला भी नहीं है सेंटेंस। तो इन तरह के सेंटेंसेस अफर्मेटिव में आएंगे जो कि नॉर्मल हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कोई भी काम, उसको जोड़ करके बोलिए कि मैं पानी पीता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं रोज 5 बजे से पढ़ता हूँ। ये सभी चीज़ें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं जुड़े हैं, ना का सेंस नहीं मिल रहा है, मतलब नकारा नहीं जा रहा है इस सेंटेंस में। तो उन तरह के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कंसीडर किया जाता है। आते हैं हम लोग समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है, किस रूल के थ्रू इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। तो समझिए, इसका जनरल रूल होता है जो, वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we will use subject, then we will use main verb,
एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। समझिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक जनरल रूल्स, जनरल स्ट्रक्चर, जो कि ये हम लोग समझे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमको देखने को मिला है। फिर इसके बाद एक मिनट हम देख लें वीडियो बन रहा है कि नहीं, पर हमारा वीडियो ही नहीं शूट हुआ था। हाँ बन रहा है। समझिए, अगर हम सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है, इसका ये सेंस मिल पा रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो है। आप लोग को थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि ये क्या लिख दिए हैं, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा। समझिए कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसी की सहायता से। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये आ गया। इसको हमको बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर मेन वर्ब क्या है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। समझिए, मेन वर्ब ही इसको पढ़ते हैं, काम जो हो रहा है वो मेन वर्ब कहलाएगा, जो करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और उस काम का जिस पे असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए, इसमें हम इसके, इस वाले कैटेगरी में मैं स्कूल जाता हूँ लिखे हैं, और इसी को समझते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें काम करने वाला कौन है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसमें क्वेश्चनिंग करेंगे, कौन स्कूल जाता है, हु, कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो मिल जाएगा कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं का सेंस या सब्जेक्ट हमको मिल गया। कौन स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं स्कूल जाने का मतलब क्या, सब्जेक्ट हम लोग का है मैं यानी कि आई के बाद हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आगे समझते हैं। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया, वर्ब को ही मेन वर्ब बोल रहे हैं। कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, मैं स्कूल जाता, जाने वाला काम हो रहा है। जाने का काम का मतलब क्या, गो, तो इसी को हम लोग लिखेंगे गो। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म को यूज किया जा रहा है। जो हम लोग देखते हैं वर्ब्स को पढ़ेंगे तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म होता है। फिर इसी तरीके से आगे भी होते हैं जो कि ईएस लगा करके, आईएनजी लगा करके, चूंकि मेन वर्ब में आईएनजी अगर ऐड ऑन कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे आईएनजी मेन वर्ब में, तो वो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और उसी तरीके से यस या ईएस जोड़ दें तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। यानी वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट में गो, सेकेंड थिंग जो कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाएगा, वो मेन वर्ब जो रहेगा वो वेंट कहलाएगा। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो का ही सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म गो का ही गॉन हो जाएगा, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म गो का गोइंग हो जाएगा, और गो का ही फिफ्थ फॉर्म गोज हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझेंगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आएगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म मतलब जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, यानी गो होगा। फिर इसके बाद कहाँ जाता हूँ वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये सेंस हमको समझा रहा है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम ऐसे लिख पाएंगे। अब इसी के इर्द गिर्द ही कुछ रूल्स चलते हैं जो कि हम समझना है हम लोग को। देखिए, अधिकतर हम लोग को मिलता है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का प्रॉब्लम है, देख नहीं पाएंगे आप लोग। रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट, तो देखिए यहाँ तक दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ तक हम समझा पाएंगे। चलिए, इसमें ये जानेंगे हम लोग कि कुछ रूल्स हैं। जैसे में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई वी यू, फिर दे हो गया। इन तरह के वर्ड्स, इन तरह के सब्जेक्ट्स जो कि प्लूरल होते हैं,
प्लूरल के सेंस में कोई भी आएगा, वो सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स, किन की बात कर रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो प्लूरल सब्जेक्ट्स आई भी हो सकता है, वी, यू, दे, है ना, इनसे रिलेटेड और भी जो भी आएंगे उन सभी के साथ हर समय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ठीक है, प्ले, ठीक है, और रीड, ऐसे करके। तो जो भी है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज करते हैं। तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ तो यूज हुआ, लेकिन अगर बात आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो उसके लिए रूल चेंज हो जाता है। रूल क्या चेंज हो जाता है कि सपोज हम लिखें कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसका हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे इंग्लिश में तो आएगा क्या? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। इससे हमको ये समझ में आया है कि यहाँ पर तो गो लगा था और यहाँ पर गोज लग गया। चूंकि जब भी हमको सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, सिंगुलर नेम हो गए, नेम हो गए। तो इन तरह के सेंटेंसेज में ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिल गया तो हमको यूज करना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या ईएस, फिर साथ ही साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे यस या ईएस, किसके साथ? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब समझिए ही गोज टू स्कूल, इसमें यस या ईएस इनमें से कोई भी जोड़ेंगे और बना देंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के थ्रू, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से वह स्कूल जाता है। इसका ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बना है देखिए। सब्जेक्ट सबसे पहले है, कौन स्कूल जाता है? वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट मिल गया हमको। मेन वर्ब का फॉर्म लगेगा, वो कैसे लगेगा देखिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है और यस या यस लगाया गया है। तो जाना का क्या होगा? गो होगा, और यस या यस में से एक लगाए, ईएस लगाए हैं तो ईएस लगा दिए, गोज हो गया। फिर टू स्कूल। अब डाउट आ सकता है कि कब यस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं, इसको भी समझते हैं। तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, फिर आगे हम लोग समझेंगे यस या ईएस का रूल्स, कैसे कब यस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं। एक मिनट, इसको अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आपको डाउट्स रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, और आप इनसे इन तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से आप अपने जो भी तरह के सेंटेंस आपको मिले इंग्लिश में उसका आप इंग्लिश में, अरे हिंदी में मिले तो उसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं, और इंग्लिश में मिले तो उसको हिंदी में बना सकते हैं। समझिए ध्यान से। चलिए समझते हैं किसके साथ यस लगता है किसके साथ ईएस लगता है। समझिए अगर प्ले आ गया तो इसको लिख देते हैं प्लेज, ठीक है। रीड आ गया तो लिख देंगे रीड्स, यही होगा। देखिए प्ले आ गया तो प्लेज लिख दिए, रीड आ गया तो रीड्स लिख दिए, लेकिन अगर गो आ गया तो एकदम यही होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। गो आ गया तो इसको लिखेंगे हम लोग गोज, सिर्फ यस नहीं जोड़ा है, यस जोड़ दिए, है ना। फिर जो है
एक मिनट थोड़ा सा हम देख लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखे थे हम, वॉश हो गया, वॉश का होगा वॉशेस, वॉशेस, वॉश मतलब धोना और वॉशेस मतलब उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस जुड़े हैं। इसका ये मतलब हमको मिल रहा है ना, हम लोग को समझने के लिए ये मतलब मिल रहा है कि प्ले का प्लेज लिख दिए, रीड का रीड्स लिख दिए, गो का गोजेज गोज लिख दिए, गोजेज नहीं सॉरी गोज लिख दिए, वाश का वाशेस लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, कब हम लोग यस जोड़ते हैं और कब ईएस जोड़ते हैं, ये डाउट रह ही जा रहा है। तो एक बात जान जाइएगा कि जब भी आपको यस, डबल यस, सी एच, ठीक है, टी एच, इन तरह के सेंटेंसेस मिले, अरे सॉरी, इन तरह के वर्ड्स मिलेंगे, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, ईएस ऐड करते हैं और बाकी सभी लोगों के साथ, बाकी सभी लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ यस जोड़ते हैं, बाकी सभी लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया इससे संबंधित बातें, और ये यस या ईएस जोड़ने का तरीका। देखिए, यस, डबल यस, सी एच, टी एच, इनमें से कोई भी हो, और ऑल में यस जोड़ेंगे, इनमें से कोई रहेगा ईएस जोड़ेंगे, बाकी लोगों के साथ यस जोड़ते हैं। समझ में आया होगा आप लोग को। फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे, कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें वाई के पहले कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनमें हम देखेंगे, तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट मिल जाए, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट मिल जाए, तो उनको चेंज करने के लिए आई ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस, इसको जोड़ करके हम उसको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, देखिए इन सभी को ना मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएस जोड़ रहे हैं, जो यस या ईएस, यस या ईएस के अलावा हम आईईएस भी जोड़ सकते हैं, वो किसके साथ, जिनमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट पाया जाए। ठीक है ना, वाई के पहले कॉन्सोनेंट पाया जाए। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे स्टडी हो गया, स्टडी हो गया, और इसको हमको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, स्टडी को हम लोग लिखेंगे यस टी यू डी आई ई यस, यस टी यू डी आई ई एस। ये कैसे समझेंगे हम लोग, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके थ्रू हम लोग जान पाए हैं कि वाई को हटा करके, वाई को हटा दिए हैं और क्या जोड़े हैं, आई ई एस। इससे हम लोग जान पाए हैं कि ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, क्राई हो गया, ट्राई हो गया, सी आर वाई, टी आर वाई, इनमें जो है क्राई का भी क्राइज कर देंगे, ट्राई का भी ट्राइज कर देंगे। तो ये तीसरा नंबर। ऐसे आपको समझ में आया होगा, इतना दूर तक हम कोशिश किए समझाने की, शायद हम समझा पाए, लेकिन हम कोशिश पूरा किए हैं कि इनमें जो है आपको चेंजेस करने में कोई डाउट्स ना आए, और इसी चेंज करने के थ्रू ही, देखिए ये चेंज क्यों कर रहे हैं, कि जब भी आपको सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आपको मिलेगा, तो उनके साथ इन्हीं टाइप्स के वो मेन वर्ब को यूज किया जाएगा, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को यूज किया जाएगा। जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स का फेस करना पड़े, तो आपको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में यही सब यूज करेंगे, मतलब मेन वर्ब को यूज करेंगे, तो उसमें इन्हीं टाइप्स, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको आप समझ गए होंगे।
तो अगर आपका इच्छा बने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे समझते हैं हम लोग। समझिए ध्यान से, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, जो भी हम समझाएं, अगर उसको आप समझ पाएं या फिर हम कोशिश किए हैं जितना समझाने का, अगर हम समझा पाएं तो सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए, पहला बात हम लोग ये सीखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इसके लिए रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या फिर वर्ब लिख लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ यस या ईएस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये कब होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल में हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर साथ में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे इन तरह के सेंटेंस है। देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इन दोनों के थ्रू समझते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मैं नहीं, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? चूंकि राम जो है एक तरह का सब्जेक्ट है और वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। किस टाइप का सेंटेंस है? अरे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर वो कोई काम है जो कि है, हम लोग समझेंगे, समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट्स कैसे पहचानेंगे। कौन खाना खाता है? राम खाना खाता है। राम को हम लोग समझ गए कि राम कैसा है, तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग समझ में आ गया। राम खाना खाता है, ये तो बात समझ में आ गया। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया राम, तो लिख देंगे पहले राम, ठीक है, लिख दिए। क्योंकि सब्जेक्ट्स को पहले लिखना होता है, लिख दिए। फिर इसका हेल्पिंग अभी यूज ही नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब पे आएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। पहले हम लोग देखेंगे कि ईट लिखा है, ईट लिखा है, ईट के साथ यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे? जनरल सी बात है, यस, डबल यस, सी एच, टी एच, ये सब रहेंगे तब तो यस लगेगा। यहाँ पर तो बस टी है, तो क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। राम ईट्स, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब तो हो गया, खाना जो खा रहे हैं हम लोग, ग्रहण कर रहे हैं, उनको तो हम लोग ईट्स लिख दिए, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फूड, जो खाना खाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फूड। ये हो गया। हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करें और उसको ट्रांसलेट करने का तरीका सीखें तो ये होगा। इसी को हम लोग दूसरे तरीका से समझते हैं, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ऐसे, वे सब खाना खाते हैं। अगर ये सेंटेंस मिला हमको, वे सब खाना खाते हैं, अगर ये सेंटेंस मिला तो इसको बनाने के लिए भी सेम यही रूल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस का दिक्कत ही नहीं है, कोई भी नहीं जोड़ेंगे हम लोग। तो इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे? दे, फिर इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो दे सिर्फ और सिर्फ ईट और फूड, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर।
इस तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। हम कोशिश किए हैं इसके बारे में समझाने की, इसके आगे भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप अपने बुक्स में कोशिश कीजिएगा, जहाँ कहीं भी आपको मिले इन तरह के सेंटेंसेस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस, तो आप उसको बना करके, अगर आप चाहते हैं कि हम चेक करें तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब आते हैं हम लोग, इसको कंप्लीटली हम लोग समझ पाए अफर्मेटिव सेंटेंस, आगे हम लोग जानेंगे। समझे हम लोग कि अगर नॉर्मल टाइप का सेंटेंस रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन अगर उसमें नहीं की बात होगी तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसी को हम लोग जानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किस टाइप के, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं जाता, अगर इस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम? इसके लिए हम लोग को एक रूल चाहिए जिसके थ्रू हम लोग बना पाएंगे। तो इसके लिए हमको रूल रहेगा, इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद याद रहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू या डज, डू या डज। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद डू या डज आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ध्यान रहे, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसमें यस या यस का दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल है। अगर हमको प्लूरल सब्जेक्ट मिला तो डू यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट मिला तो डज यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट मिला तो डू यूज करेंगे। समझते हैं, यही है हम लोग के पास रूल, और इसी के थ्रू हम लोग बना पाएंगे। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में मतभेद रहेगा, तो ये समझ लीजिए। आई हो गया, वी आ गया, दे हो गया, यू हो गया, इन तरह के सेंटेंसेस को प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। और ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, सिंगुलर नेम, तो उन तरह के सेंटेंसेस को सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको बनाना होगा तो ये तो निगेटिव है, नहीं का सेंस मिल रहा है, निगेटिव है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट है, इसमें कौन स्कूल नहीं जाता है? मैं, तो सब्जेक्ट। फिर इसके बाद डू या डज कौन लगाएंगे? अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट में आई लिखेंगे, फिर इसके साथ डू, फिर इसके बाद सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बोल दिए, नॉट हो गया ना, NOT, नॉट तो हम लोग लिखे ही नहीं है, सॉरी हम नहीं लिखे हैं, नॉट होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे इस क्रम में लिखेंगे। निगेटिव है, नॉट तो रहेगा ही रहेगा, नॉट नहीं रहा तो प्रॉब्लम होगा, यानी कि इसमें नहीं का काम तो हो रहा है, नॉट रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? आई डू नॉट, फिर डू तो समझ में आ गया, नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। आई हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, फिर मेन वर्ब। क्या किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है, यानी जा रहा है, जा का ही, जाना का ही क्या होगा? गो होगा, फर्स्ट फॉर्म लिख दिए गो। फिर कहाँ जा रहा है? वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉर्मली हम देखा जाए तो इसमें मिल रहा है कि कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा स्कूल। ये हो गया, आपको मिल गया, खत्म। इस तरीके से आपको बनेगा ट्रांसलेशन
इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे तो ऐसे रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता, सॉरी, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सेम यही रूल। अब देखिए इसमें हम लोग कोशिश किए, इसमें हम कोशिश किए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को देखा जाए। तो देखिए वह है, इसके लिए हम लोग ही लगाएंगे, सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया वह, कौन खेलता है क्रिकेट, तो वह, तो कौन से संबंध में, कौन के संबंध से हमको ये पता चला, कौन करके क्वेश्चन पूछने से हमको ये पता चला कि वह क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट नहीं खेलता है। सब्जेक्ट मिल गया हमको, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी रहेंगे तो वहाँ पर क्या यूज होता है, डज यूज होता है, तो डज लग गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या करता है, खेलता है, जो भी काम करता है वो मेन वर्ब में आता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे प्ले। फिर इसके बाद जानते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो उस काम का जिस पे असर पड़े, वो प्रभाव पड़े, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, यानी ये क्या आएगा, क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा ही करके हम लोग नेगेटिव को अगर समझ पाए तो इंट्रोगेटिव पे टर्न करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे, ऐसे ही बनता है, बहुत आसान होता है। आप लोग बस कोशिश करेंगे, एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। नेगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, समझिए, अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको समझने के लिए मिले तो दो टाइप के रहेंगे इसमें। एक तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा और एक रहेगा उसी में नॉट यूज हुआ रहेगा, नॉट वाला। तो नॉट के साथ एक नॉर्मल, जैसे एक आएगा कि क्या हम लोग पढ़ते हैं, ये तो पहला आ गया। और एक और रहेगा कि क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव में ही आएंगे, उनको समझते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्मल है जिसमें निगेटिव नहीं यूज हुआ है, लेकिन वो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये देखा जाए तो इसमें निगेटिव यूज हुआ है, नहीं भी आया है, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसे करके आया है। तो इसको अगर बनाना होगा तो ये इंट्रोगेटिव तो आएगा, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीका से नाम देंगे, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक निगेटिव के साथ। अगर आपको कहीं मिले कि ये नहीं है और या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले तो आप समझ जाइएगा कि इसी की बात हो रही है। इसको समझते हैं। इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रूल होता है और बहुत ही सिंपल सा रूल है, जैसे हम लोग सब में देखें वैसे इसमें भी है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चनिंग, जैसे कि क्या करके पूछा गया है, क्वेश्चन वाला वर्ड जो है सबसे पहले है, पहले रहेगा ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज किए हैं हम लोग, डू या डज। फिर इसके बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल तरीका से, आसान तरीका से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं, बनाते हैं। क्या लिखा है, क्या हम लोग पढ़ते हैं,
इसी का अगर ट्रांसलेट किया जाए हम लोग इंग्लिश में, तो इसमें क्वेश्चनिंग वाला वर्ड सबसे पहले है, इसके वजह से हम हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले लगाएंगे। और क्या के लिए हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे? इसके हेल्प से, हम लोग की सहायता से। हम लोग का होता है इंग्लिश में वी। वी जो है प्लूरल में आता है, प्लूरल के साथ डू यूज होता है, इसलिए ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? डू। हम लोग क्या है? प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे डू वर्ड को। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले वाले में समझे हैं कि हर समय प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू यूज होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहेगा तो डज यूज होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ डू यूज होगा, तो डू, और हम लोग का क्या होगा? वी होगा, तो डू वी। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग ऑफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ रहा है, तो हेल्पिंग ऑफ हो गया, सब्जेक्ट कौन पढ़ते हैं? हम लोग, तो वी हो गया। फिर इसका मेन वर्ब क्या करते हैं? पढ़ना ना, तो रीड लिखेंगे। डू वी रीड, और क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, स्कूल, मतलब कुछ भी पढ़ते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नॉर्मल यहीं तक होगा, और ये क्वेश्चनिंग मार्क हो गया। डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं? और इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में देखेंगे, तो इसका भी देखते हैं, अरे निगेटिव में देखेंगे तो इसके लिए भी रूल होता है। हेल्पिंग ऑफ, जैसा कि उसमें था डू या डज। फिर इसके बाद हेल्पिंग ऑफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। समझिए ध्यान से, इसमें तो है नॉर्मल इस टाइप का, लेकिन इसमें जो है निगेटिव वाला, इसलिए नॉट भी लगा है, और इसको भी बनाना है तो ऐसे ही होगा। क्या हम लोग देखिए, एक बार वीडियो हमारा रुक गया था, एक बार और देख के आते हैं। देखिए सही है, बन रहा है। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? तो इसका क्या होगा? क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हम लोग के साथ क्या लगेगा? तो डू या डज? डू लगेगा, क्योंकि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे तो उनके साथ डू लगता है। अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो डज यूज होता, तो डू लगेगा। तो डू वी, क्यों वी? क्योंकि इनमें जो है सब्जेक्ट कौन है? कौन हम लोग, सॉरी, कौन नहीं पढ़ते हैं? तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग का होगा वी। फिर नॉट लगेगा, तो नॉट लिख देंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या? रीड का रीड ही होगा। फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपको साथ, मतलब आपके लिए एग्जाम्पल, और ये इंट्रोगेटिव है। एक लास्ट है हम लोग समझेंगे, जो कि WH फैमिली वाला है, WH वर्ड वाला है। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे कंटेंट में कमी दिखे या फिर हमारे बात करने में कमी दिखे, तो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। कई कमियां हैं हमारे अंदर, उसको हम सुधारेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सहायता करें, तो जिससे हम वीडियो को क्वालिटी का वीडियो बना पाएँ, अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएँ। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ऐसे कीजिए जिससे आप और अच्छा बेहतर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं WH वर्ड का। जब कभी भी WH फैमिली की बात करें या फिर WH वर्ड, इन तरह के अगर वर्ड्स आते हैं देखने को, तो वो हर समय बीच में पाए जाएंगे। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, ये आ गया। तो आपको इस तरह के सेंटेंस में ये क्यों वर्ड का सेंस ये मिल रहा है कि जो वर्ड WH वर्ड है वो बीच में है। WH वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं।
देखिए WH वर्ड इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये Y मतलब होता है क्यों, है ना, वॉट का मतलब होता है क्या, ठीक है, वेन का मतलब होता है कब, है ना, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। तो इन तरह के वर्ड्स को देखा जाए तो वो इसमें मिलेंगे और इसमें सभी में WH जो है कॉमन दिखेगा, आपको कॉमन दिखेगा, यानी WH से ही स्टार्ट है, इसलिए WH फैमिली या WH वर्ड बोल रहा है। और इसको हम देखें तो इसका एग्जाम्पल ये मिलेगा आपको कि वह स्कूल क्यों जाता है, इस तरह क्या आ गया, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कहाँ जाता है, ऐसे करके। तो जो बीच में आ रहे हैं ना उनको बनाने के लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, रूल्स जानना जरूरी है। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो WH फैमिली ही आता है, WH वर्ड या फिर इसी को हम लोग WH फैमिली, दोनों में से कोई समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग अब तुरंत आ जाता है, डू या डज, डू या डज दोनों में से कोई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू, अरे सॉरी डज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट की बारी आ गई, फिर इसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिख देंगे, नहीं है तो नॉर्मल मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो यहीं पे ऐड कर देंगे नॉट, नॉट रहेगा तब, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, WH फैमिली को सबसे पहले क्यों का मीनिंग होता है वाई, तो इसको बनाएंगे क्या, वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह के आधार पर, वह कौन सा है, वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगाएंगे तो वाई डज, फिर वह का क्या होगा, ही होगा, वह का होगा ही, वाई डज ही, फिर क्या होगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ दिए। फिर मेन वर्ब की बात करेंगे, इसमें क्या काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, तो जाना का क्या होगा, गो होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा इसलिए गो ही लिखेंगे। फिर कहाँ जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। इसका ये मतलब हुआ कि इसको बनाने के लिए नॉर्मली हम इस तरीके का हेल्प लेंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं जो नॉट वाला है, जैसे वे सब मेरे साथ बाजार नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, वे सब मेरे साथ बाजार क्यों नहीं जाते हैं। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए दे आएगा, नहीं, सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों का क्या होगा, वाई हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं, WH वर्ड लिखा गया। फिर इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वे सब का क्या होगा, वे सब प्लूरल में आएगा, दे होता है तो इसके साथ डू लगेगा, डज, डू लगेगा, यानी वाई डू। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वे सब का क्या होगा, वाई डू दे, वाई डू दे। फिर क्या कहे थे हम लोग, क्या हम लोग समझे थे कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, फिर इसके बाद नॉट, तो नॉट इसी स्ट्रक्चर के इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको बना लेंगे, वाई डू दे नॉट। फिर इसके बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या हो रहा है, जाने का काम किया जा रहा है तो गो फर्स्ट फॉर्म ही है इसलिए गो। फिर कहाँ जाने का काम कर रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट, तो यहां तक तो हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरे साथ ये अदर वर्ड में आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड, तो जो अदर वर्ड है उसको लास्ट में ऐड ऑन कर लेंगे। तो वाई डू दे नॉट गो टू मार्केट, किसके साथ, किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ
मी, ये हो गया, ऐसे बनता है। और ये कंप्लीट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग समझ पाए। और हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जो है इसके इसी तरीके से आप अच्छे से मेहनत करिए, अनस्टॉपेबल बीइंग्स से चैनल से जुड़िए और अनस्टॉपेबल बनिए, जिसको कोई रोक ना पाए, और जितना गिरे वो उतना अपने आप को हिम्मत दे और उठे। हम यही चाहेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो के थ्रू आप जो भी समझे हैं उसके लिए थैंक्स, या फिर जो भी आपके मन में आए अच्छा बात या फिर बुरा बात, उसको लिख करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम उसके थ्रू ही अपने को मोटिवेट कर पाएँ, या फिर डीमोरलाइज़ करने लायक अगर कमेंट रहेगा तो डीमोरलाइज़ करके हम अपने आप को और अच्छा बना पाएँ। थैंक यू। और इस वीडियो के थ्रू आप जो भी समझे हैं उसको ज़रूर फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इस अंत तक बने रहें, ठीक है? तो आगे की वीडियो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बनेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।